कोविड की मारामारी, उसका शंका, उसका डर अभी चाइना में चल रहा है, चीन में चल रहा है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन एक जो खौफ और डर में देश रहता था कि किसी भी शहर में, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, जो आतंक का डर रहता था, ये आतंक का डर शहरों से कम हो गया है। आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, ये टेररिज्म में क्या हमने आतंक का मुकाबला करने में हमने क्या दिखाया है, क्या संकल्प दिखाया है और क्या रणनीति दिखाई है? ऋषभ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, क्योंकि सुरक्षा चाहे सीमा पर हो या फिर देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए, आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाने का काम मोदी सरकार ने किया और नक्सलवाद, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाने थे हमारी सरकार ने उठाए। और जो लोग इन हमलों में शामिल थे पूर्व की सरकारों के समय पे, उनके खिलाफ उस समय कभी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। 26/11 का हमला हुआ, उस समय की सरकार चुप बैठी रही, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट स्ट्राइक हो, घर में घुसकर मारने का काम भी किया है और संदेश स्पष्ट दिया है कि अगर आंख उठाकर देखोगे, भारत के लोगों को तकलीफ देने का प्रयास करोगे तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और यही नहीं, कानून बना के भी यूएपीए कानून को और मजबूत किया गया ताकि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। एनआईए के अमेंडमेंट बिल लेकर आए ताकि उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया जा सके। आज एनआईए, मान लीजिए आपका ड्रग्स का कोई केस है, आतंक का कोई केस है, तो दूसरे देश में जाकर भी जांच कर सकती है। जैसे एफबीआई वहां पर एक ताकतवर संस्था यूनाइटेड स्टेट्स में है, भारत की एनआईए भी उसी तर्ज पर एक सशक्त संस्था को खड़ा किया गया। अब आंकड़ों की अगर ऋषभ जी बात करें तो जैसे पूर्वोत्तर भारत की मैं पहले बात करता हूं, क्योंकि उस और भारत के पूर्व की सरकारों का बहुत ध्यान नहीं जाता था। हमने क्या क्या किया? एक, इंसर्जेंसीज में कमी आई। कितनी? 80% की कमी इंसर्जेंसीज की घटनाओं में आई है और सिविलियन डेथ्स में 89% की कमी आई है। और ये लगातार प्रयास हुए जब नक्सलवाद के खिलाफ, एलडब्ल्यूई के खिलाफ लगातार भारत सरकार ने काम किया। दूसरा, पीस ट्रीटीज, बोडो पीस ट्रीटी से लेकर एनएफएलटी जो त्रिपुरा में पीस ट्रीटी हुई है, बाकी रियांग वाली सब कुछ हुई हैं, ये 7 पीस ट्रीटीज के कारण बहुत बड़ा बदलाव आया वहां पर। फिर 6000 मिलिटेंट्स ने अपने हथियार डाले हैं, समर्पण ये किया है। और इसमें कारण क्या है? सरेंडर क्यों किया? क्योंकि हमारे जो सुरक्षा बल थे उसके पीछे सरकार खड़ी थी और कड़ी कार्रवाई हो रही थी। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कम करने की या खत्म करने की बात नॉर्थ ईस्ट से बार बार उठती थी। आज मैं कह सकता हूं त्रिपुरा में, मेघालय में पूरी तरह से ही अफ्स्पा को वापस ले लिया गया। 60% असम में कम कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 3 जिलों में बचा है और नागालैंड और एक और राज्य में मात्र 15 ऐसे पुलिस स्टेशन है जिनको भी डिस्टर्ब एरिया। अनुराग जी, क्या हम आशा रख सकते हैं कि आने वाले कल में, कुछ ही सालों में, नक्सलवाद, वामपंथी नक्सलवाद इस देश में समाप्त हो जाएगा? मैं इस मंच से, आपके इंडिया न्यूज के मंच से कह सकता हूं, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने प्रण लिया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। देश के कोने कोने में आपने देखा होगा नक्सलवाद की जड़ों को खत्म करने का काम करें। जम्मू कश्मीर में भी देखिए, आतंकवाद की घटनाओं में जिस तरह से हम कमी लाए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। धारा 370-35 से तो हटाया ही, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की और इसका आपको संदेश भी सामने अनुराग जी, जो आतंकवाद जहां से आता है, जो पाकिस्तान में लोग, जैसे हमने बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट से देखा है, अपनी परछाइयों से डर रहे हैं, खौफ हो गया उनको कि हमारे घर में आके क्या क्या हो सकता है। फिर वो घिनौनी टिप्पणियां कर रहे हैं यूएन पे, कैसी चीजें बोल रहे हैं। ये क्या दिखाता है? उनकी औकात दिखाती है, उनकी सोच दिखाती है, या उनका खौफ दिखाती है? मैं तो यही कहूंगा, बिलावल का बिलबिलाना और बौखलाना ये इसलिए है क्योंकि जो धरती पर आतंकवाद को पनपने का अवसर देते हैं, उनको शरण देते हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमने की है।
सर्जिकल स्ट्राइक करके, बालाकोट स्ट्राइक करके बार बार उनकी कमर तोड़ने का काम किया है और दुनिया भर में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है। FATF की ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम, क्योंकि आतंक को फंडिंग करने का काम। हमने जब भारत में 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली दिल्ली में की तो उसमें बड़ा स्पष्ट कहा, ट्रैक, ट्रेस एंड टारगेट, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। और ये आतंकवाद और जब थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहां पर की, हाँ जी, तब यही चला, नो मनी फॉर टेरर, कि आतंक के लिए पैसा नहीं होने देंगे, चाहे वो ड्रग से आता हो या कुछ देश अलग अलग दृष्टि से। और हमने हमारी मार्गदर्शन में UNSC पे भी इस पे मीटिंग होगी। आतंकवाद को हम वापस विश्व गुरु के नाते विश्व एजेंडा पे वापस ला रहे हैं। चीन पे 2-3 सवाल करूंगा। एक तो जो हादसा हुआ है उस पर बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है तवांग पे, आपको पता है कि सोल्जर्स की पिटाई होती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये पॉलिटिक्स सही है? क्योंकि सवाल किए जा रहे हैं कि सीधा ऑपोजिशन भी, आप तो हमारी जवानों पे सवाल खड़े कर रहे हो। ये सरकार पे सवाल है या जवानों पे सवाल है? मेरा सिर्फ एक बात का संकेत मैं आपके सभी दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। क्या कांग्रेस ने बार बार भारतीय सेना की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं किए? क्या भारतीय सेना को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने बार बार नहीं किया? और मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। डोकलाम की घटना हुई, रक्षा मंत्री देश के बॉर्डर पर गए, प्रधानमंत्री देश के बॉर्डर पर गए, सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया और भारतीय सेना ने अतिक्रमण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत का 1 इंच हिस्सा भी ना कोई ले पाया है, ना किसी को ले जाने देंगे। लेकिन कांग्रेस अपने मंसूबों से बाज नहीं आती। डोकलाम की घटना के समय राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, किस पे चर्चा कर रहे थे, ये देश जानना चाहता है। क्या बताएंगे? लेकिन इसमें जो डोनेशन की चर्चा हुई है, इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? एक बोलना होता है और इन्वेस्टिगेशन होना है कि क्या पैसे कहां से आए, किसको दिए, किस फाउंडेशन को दिए गए। देखिए ऋषभ जी, आपने थोड़ा सा कहकर छोड़ दिया। मैं तो साफ आरोप लगा रहा हूं और जवाब मांगता हूं कांग्रेस से कि राजीव गांधी फाउंडेशन की क्या मजबूरी थी चाइनीज दूतावास से चंदा लेने की या धन लेने की? क्या ऐसा काम किया उससे? आज देश की जनता पूछती है कि गांधी परिवार की क्या मजबूरी बन गई कि चीन के दूतावास से पैसा लेना, और पैसा किस काम आया? इन्होंने भारतीय सेना के पक्ष में तो एक बात नहीं आज तक कही, लेकिन चीन की बार बार बात करते हैं, भारतीय सेना को बदनाम करने का काम करते हैं। ओके, मैं तो यही कहूंगा अनुराग जी, राहुल जी, ये पुरानी भारतीय सेना नहीं है जिसको आपने और आपकी सरकार ने ना स्नो सूट दिया था, ना स्नो बूट दिए थे, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी थी, ना लड़ाकू विमान दिए थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने राफेल विमान भी दिया, 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, लेटेस्ट हथियार भी दिए, और अब 400 आइटम्स दुनिया से नहीं लेते, हिंदुस्तान के अंदर हम रक्षा उपकरण को बनाते भी हैं और दुनिया भर को सप्लाई करने का काम भी भारत ने किया है। हम सब ने मिस कर दिया, 36 के 36 रफाल सारे आ गए हैं। चीन की चर्चा है अनुराग जी, तो आपके मंत्रालय में आता है जो प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है यूट्यूब पे, ऑनलाइन, हम देखते हैं पाकिस्तान चीन से हैंडल जो प्रोपेगेंडा, बिल्कुल अल्पशब्द चीजें बोल रहे हैं और बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, आईटी कोड ऑफ एथिक्स जो बना है उसमें जो न्यूज का कंटेंट या ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का कंटेंट भी है, वो आईएनबी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमने पिछले कुछ दिनों में, अगर आप पिछले 1 साल की ही देखें तो उसमें यह भी है कि जो भारत को बदनाम करने का या भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम जो चैनल्स करते हैं, जो देश में एक डिवीजन पैदा करने के लिए या फिर दुनिया भर में भारत के मित्रों के बीच में भी एक ऐसा एजेंडा फ्लोट करते हैं जो बिल्कुल झूठ है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, उनके खिलाफ नियमों के तहत पूरी कार्रवाई की गई है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई में डिपार्टमेंट कहीं पीछे नहीं रहेगा। ओके, अनुराग जी, बहुत महामारी चल रही है, जो खबर घिस घिस के निकल के आती है चीन से, आपको पता है, बट जो वीडियो को देखने के मिल रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर महामारी हुई है। कल ही सरकार ने मीटिंग करी है, अपने देश को
हम कैसे बचाएं और क्या सबक दिया है हमने, लेसन दिया है विश्व को कि जो चीन अंडर अ कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप क्या हालत होगी 3 साल बाद और भारत की हालत क्या है, लेकिन आगे चलते हुए अपने आप को कैसे बचाएं, फ्लाइट्स बैन करें, लोगों को रोकें, कैसे करें? मुझे लगता है कोविड के समय पहले तो मैं हिंदुस्तान की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने लगातार जो भी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल बनाए उसका पालन किया। कुछ लोगों ने तो उस समय भी जनता को भय फैलाने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया और यहां तक कह दिया कि वैक्सीनेशन लगवाने का फायदा नहीं, इससे न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने उस समय भी जनता में जागरूकता फैलाई और यही कारण है कि 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुई और देश की जनता ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया। तो भारत में औसत जो है पर कैपिटा अगर हम बात करें तो उस दृष्टि से मृत्यु दर पूरी दुनिया में सबसे कम वाले देशों में भारत है। कोविड प्रबंधन में सबसे अच्छा कहीं पर काम हुआ तो उसमें एक भारत है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने में किसी देश का नाम आता है तो भारत है। तो मैं तो यही कहूंगा अब भी जो नए कोविड प्रोटोकॉल आएंगे उसकी पालना हर कोई करे तो उसका लाभ हमें मिलेगा कि हम संक्रमण को फैलाएंगे नहीं बल्कि देश को बचाने का काम करेंगे। ओके, विल हैव टू वॉच एंड वेट ऑन दिस वन। आजकल जो पॉलिटिकल चर्चा चल रही है, पार्लियामेंट संसद अभी चल रहा है, आपने सुना है लटके झटके कुत्ते बिल्ली चूहे की बातें चल रही हैं। यहां पर बड़े नेता आ रहे हैं, खड़गे जी भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये भाषा का उपयोग हो क्यों, यानी कि आपके पास मुद्दे ही खत्म हो गए, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। आपके नेताओं की सोच क्या है ये उससे भी पता चलता है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का सह प्रभारी था, विधानसभा के चुनाव का, तो प्रियंका जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते थे, बेटी हूं लड़ सकती हूं। पता नहीं वो बेटी कहां है जो लड़ने की बात करती थी, क्योंकि राजस्थान के हर तीसरे दिन की रिपोर्ट है किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है। राजस्थान से आवाज आती है कि किसी का गला काट दिया जाता है। कांग्रेस शासित राज्यों में दलित या फिर अन्य महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई तो प्रियंका गांधी जी हमें कहीं नजर नहीं आई। क्या ये चुनाव से चुनाव तक ही दिखती हैं? क्या बेटी इनको केवल एक ही जगह की बात नजर आती है, या ये अपने ऊपर बात करती हैं अपनी पार्टी के अंदर या अपने परिवार के अंदर कि बेटी हूं लड़ सकती हूं? किसके बारे में कहना चाहती हूं? किसी बेटी के लिए मैंने इनको खड़े होते नहीं देखा है। ये केवल राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं जाती हैं, बाकी जगह से गायब नजर आती हैं। इसलिए और चूहे कुत्ते वाले बयान पे तो मुझे लगता है खड़गे जी को केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं देश से माफी मांगनी चाहिए। एक ऐसे राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर इस तरह की भाषा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि कभी कुत्ता का नाम लेके बोल दो, कभी चूहे का नाम लेके बोल दो, तो 2-4 दिन न्यूज में बनेंगे और क्या होगा। ओके, समय कम है अनुराग जी, इसलिए मैं थोड़े सवाल करूंगा। G20 की भारतीय प्रेसिडेंसी 1 साल है, काम शुरू हो गया है। देश में इसमें एक्साइटमेंट, जागरूकता कि G20 क्या है, इतनी बड़ी चीज क्या है, हम कहाँ थे कहाँ आ गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी स्टैंडिंग पे, उनकी इज्जत में आपको देख रहा है कि उन्होंने अभी व्लादिमीर पुतिन से बात करी, उनको दोनों हर तरफ से इज्जत मिल रही है, देश को इज्जत मिल रही है। ये G20 की एक्साइटमेंट कैसे जनरेट करें? देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पल है जी। मुझे लगता है G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलना, इसको तो उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। दुनिया के देशों में भारत ने जो अपनी पहचान पिछले 7-8 वर्षों में बनाई है वो अद्भुत है, उसकी प्रशंसा हर तरफ होती है। कोविड का उल्लेख आता है तब होती है, आतंकवाद के खिलाफ कदम जो भारत ने उठाए उस पर प्रशंसा होती है, योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया उसकी प्रशंसा होती है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 को बनाने के लिए ये दुनिया भर में भारत के छोटे और सीमांत किसानों के अनाज को एक्सपोर्ट करके पहुंचाने का और पोषक आहार देश भर में पहुंचाने के लिए मिलेट का बहुत बड़ा उपयोग होगा। आप देखेंगे इस पर बहुत जागरूकता आएगी। ऐसे G20 की प्रेसिडेंसी आना ये भारत के लिए गौरव की बात है। 200 से ज्यादा ऐसी मीटिंग्स भारत में 1 वर्ष के अंदर होगी।
यानी कि लगभग हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई बैठक हो रही है। हर राज्य में उत्साह है, चाहे विपक्ष की सरकार हो, उसको भी अपने कला, संस्कृति, साहित्य और गौरवशाली इतिहास को बढ़ चढ़कर दुनिया को बताना चाहिए। ये जो दुनिया भर के 1 लाख से ज्यादा लोग अगले 1 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान आएंगे, ये बहुत उच्च कोटि के विद्वान से लेकर बाकी लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी होंगे, नेता होंगे। ये भारत की एक बहुत अच्छी छवि लेके, यहां से बहुत अच्छी यादें लेकर वापस जा सकते हैं और भारत के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर दुनिया भर में बन सकते हैं कि भारत में क्या क्या है। देखिए, हमारे जितने आपके यहाँ पे नौजवान बैठे, मैं सबसे भी कहना चाहता हूं, इन्होंने भी 7 राज्य भी नहीं देखे होंगे। भारत देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया भर के लोग जब अगर 3-4 राज्यों में भी घूम जाएंगे, उनकी कला संस्कृति अलग अलग देखेंगे, तो भारत में बहुत कुछ दिखाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर आया। वासुदेव कुट्टुम्बकम और विश्वगुरु का मार्गदर्शन। समय कम है, बट 1-2 सवाल करूंगा। ये जो पठान मूवी की कंट्रोवर्सी है, अब बोला गया कि चिट्ठियां आपको लिखी जा रही हैं, क्या मामला खत्म है या अभी भी चर्चा जायज है इस पे? देखिए, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन इसके दायरे में आता है कि किस फिल्म को कौन सी अनुमति देनी है, क्या उसकी ग्रेडिंग होगी, कौन सा सीन में कुछ बदलाव करना है, नहीं करना, अभी वो स्थिति आनी है। और जब आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है सीबीएफसी वाले उस पर उचित निर्णय लेंगे। ओके, हाल ही में फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। आपका कोई फेवरेट प्लेयर था फुटबॉल वर्ल्ड कप में? मेसी था और जीते हैं, लेकिन कहीं और का खिलाड़ी फेवरेट होना ठीक है। आपको बहुत शानदार फाइनल हुआ, अगर सही बात कही जाए, फाइनल हो तो ऐसा फाइनल हो। लेकिन दूसरी देखने वाली ये बात है कि हम भारत में भी फुटबॉल को कैसे और लोकप्रिय बना सकते हैं। अभी मोदी जी नॉर्थ ईस्ट से आए हैं कि वहां से शुरुआत होगी। हम कब खेलेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप? हम भी खेलेंगे, क्योंकि भारत ने अंडर 17 का वुमेन वर्ल्ड कप करवाया, अंडर 17 का मेंस वर्ल्ड कप कराया, दोनों बहुत सफल हुए हैं। देखिए, किसी भी खेल में आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा करने के लिए कम से कम 12 से 16 साल का समय कम से कम चाहिए उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। और हमारा प्रयास रहेगा कि फुटबॉल को उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि फुटबॉल जैसे ISL है या आई लीग है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बहुत पुराने टूर्नामेंट देखेंगे तो डोरेंट कप से लेके आपको बाकी सब सुब्रतो कप तक याद आएंगे कि बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते थे। एशिया में भी भारत 50 के दशक में चैंपियन रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब मैं कोई पुरानी सरकारों की खेल नीतियों पर कटाक्ष करने के लिए यहां नहीं बैठा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार ने आकर, मोदी जी की सरकार ने आकर 840 करोड़ से बजट को बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया है खेलों की दृष्टि से, ताकि खेलों को बढ़ावा दे सके। दूसरा, खेलों का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए 600 करोड़ पहले खर्च हो रहा था, अब 2700 करोड़ पे हमने उसको किया है। जो बजट, अभी जो पैसा खेल के इंडोर स्टेडियम से लेके आउटडोर सब बनाने पे खर्च हो रहा है। ओके, अनुराग जी, बस कुछ महीने रह गए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है। आप रोहित, विराट, पूरी टीम को, पूरी देश जो उनके साथ लगी हुई, एक्साइटमेंट तो शुरू हो गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो शुभकामनाएं जैसे आप देंगे वैसे मैं दूंगा, और आप सबकी ओर से टीम इंडिया को बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो जीते। देखिए, पीछे भी रंग नीला है, वहां मेरी जैकेट का रंग भी नीला है, तो टीम इंडिया, उनको भी नीली जर्सी वालों को बहुत शुभकामनाएं। ओके, अनुराग जी हमारे साथ इंडिया न्यूज मंच 2022 का उद्घाटन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। धन्यवाद। मैं भूल गया था कि आपका स्वेटर का रंग भी नीला है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी